अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आपने यहाँ के वर्षों तक सांसद रहे, अभी हमारी सरकार में माननीय लोक निर्माण मंत्री मान्यवर राकेश सिंह जी, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय राकेश सिंह जी का। इस अवसर पर माननीय सांसद आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप ग्रामीण जिले के अध्यक्ष भी रहे, अभी लोकप्रिय सांसद हैं। इस अवसर पर माननीय महापौर श्रीमान जगत भार्गव अन्नू जी, आपका भी अभिनंदन है। जरा मैं नाम बोलता जाऊँ, आप ताली बजाते जाना। माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, आपका अभिनंदन है। माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, आपका भी अभिनंदन है। अध्यक्ष रिंकू विज जी, आपका स्वागत है। हमारे दोनों अध्यक्ष मान्यवर रत्नेश सोनकर जी, माननीय राजकुमार पटेल जी, देखो आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पूरे मंच का आपने ध्यान रखा। और इस अवसर पर हमारे विद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं। हमारी संस्कार धानी, न्याय धानी, अतीत के काल की माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित यह अद्भुत माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दुनिया की सर्वाधिक आकर्षक नगरियों में से एक जबलपुर, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया में कहीं भी घूम के आइए, इतनी सुंदरता और मां नर्मदा का तो क्या वैभव दिखता है। भेड़ा घाट नहीं आए, स्वर्ग में आ गए। इंद्र के दरबार को जो चुनौती देती है वो हमारी अपनी भेड़ा घाट की आभा, प्रसिद्धि, वो आनंद, और ऐसे आनंद जिस आनंद के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए मां नर्मदा की वो विराट अविरल धारा जिस नगरी से होकर के निकलती है, इतना ही आनंद के साथ अतीत का गौरवशाली पक्ष भी हमारे जबलपुर से जुड़ता है। जाबालीपुरम ऋषि के नाम पर स्थापित उस गौरवशाली अतीत की नगरी में कई सारे इतिहास के पृष्ठ समेटे हुए हैं। हमारी रानी दुर्गावती, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री और सभी मित्रों को। हमारी कैबिनेट अगर पहली बार कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर हमारी सरकार का संकल्प कैबिनेट नहीं था, वो विकास का संकल्प था। और आज के दौर में वो और समसामयिक होगा, उसका महत्व बढ़ जाता है। इस नाते से भी इस देश की आन बान शान के लिए रानी दुर्गावती ने भी उस समय के मुगल शासक अकबर के सामने सरेंडर होने से मना करते हुए अपने आप का चाहे प्राणांत कर दिया, लेकिन हमारी इज्जत को चार चांद लगा करके आजादी की कीमत बताने का प्रयास किया है। वही ये समय आज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश और इस देश के अंदर चुने हुए नागरिकों के जीवन की कीमत, हमारा स्वाभिमान और गौरवशाली अतीत क्या होता है, वो आज हमारे बीच पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर धूल चटा करके बताने का प्रयास किया है। जोरदार अभिनंदन करो सभी वीर सैनिकों का, सारी सेना का। दुनिया ने देखा है हमारे अपने देश के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नींद खुली नहीं, आंख पलक झपकने का मौका नहीं दिया। और आज तक के जितने आक्रमण हुए पाकिस्तान के हमारे बीच में से, जब जब उसको धूल चटाई, उसमें सर्वाधिक तेज गति से और सर्वाधिक मारने वाला अगर कोई आक्रमण हुआ, यह भारत के द्वारा किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तमाम प्रकार के अलग अलग उपायों के माध्यम से सरकार जब बनाई और सरकार के माध्यम से जो काम हुए, एक एक काम जो असंभव जैसे लगते थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा नीति के बलबूते पर सच्चे अर्थों में
हम तो उस बात को याद करें, जबलपुर वो संस्कार धानी है जहां लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जीत करके यहां को गौरवान्वित किया था। ये वो स्थान है। जोरदार अभिनंदन करो अपने स्वर्गीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के अंदर जब तक कि देश की एक एक चीजों के लिए अपने देश के नागरिकों के अंदर तड़फ नहीं होगी, उनके मन के अंदर की अपने देश के प्रति ललक स्थापित नहीं होगी, तब तक देशभक्ति का परवान चढ़ना मुश्किल जाता है। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति थे जिनके एक एक जीवन के घटनाक्रम एक से बढ़कर एक, वो अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता, जिनके साम्राज्य का, उनके खिलाफ आजाद हिंद फौज लड़ा करके उनने अंग्रेजों को उस समय घुटने के बल लाए थे। आज मैं इस बात के लिए फिर कहना चाहूंगा, वो जो जोश था, हमें बड़ा आश्चर्य के साथ कहना पड़ेगा, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। हम दलों की बात नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका वो परिश्रम आखिरकार देश के साथ किस रूप में होना चाहिए, उनका उसी प्रकार का दूसरा एक और इतिहास जुड़ता है। जब देश आजाद हो रहा था, आजाद होने वाले देश के समय लगभग 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद गुलाम देश की आजादी के आधार पर क्या मापदंड होना चाहिए, किस प्रकार से देश का मस्तक दुनिया के सामने गर्व से गौरवान्वित होना चाहिए, हम सब भूले नहीं उस बात को। मोहम्मद गौरी के माध्यम से गजनी के साथ एक कलंक की घटना जुड़ी थी, सोमनाथ के मंदिर को लूटने की और मंदिर को तोड़ने की। उस बात का प्रतिकार हमारे अपने राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने किया था। जोरदार अभिनंदन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, जो देश की पश्चिमी सीमा पर हमारे बीच आसमान से बातें करते हुए वो देवालय था, उसको नष्ट भ्रष्ट तत्कालीन आक्रांताओं ने किया था। लेकिन आजादी के बाद उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए देश की सनातन संस्कृति के प्रति उनने अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, सच्चे अर्थों में आजादी वो होती है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, सोमनाथ के उस बड़े योगदान को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न भी, और हमारे लिए नर्मदा के किनारे ही केवड़िया धाम में क्या धाम बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जोरदार अभिनंदन करो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। दलों की सीमा से उठ करके वो उस समय कांग्रेस के नेता थे, लेकिन देश के लिए जो उनने किया, हमें इस बात का गर्व भी होना चाहिए। और इस बात का भी गर्व होना चाहिए, एक तरफ 47 के उस बड़े योगदान का सम्मान करना, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, ये न्याय की नगरी भी है जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि हाँ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। बोलो जय जय श्री राम। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के लिए गए निर्णय को मध्य प्रदेश ने ही, हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय किया था 3 तलाक का। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गलत है, इसको बदलना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में तत्कालीन दिल्ली की सरकार, राजीव गांधी की सरकार ने उसको अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने इतने महत्वपूर्ण फैसले को बदल दिया। गणतंत्र के अंदर वो काला पृष्ठ है। मैं जवाबदारी के साथ बोलना चाहता हूं, जनता की चुनी हुई सरकार जनता की मनोभावना के साथ ऐसे निर्णायक पल में तो ध्यान में आती है।
हाँ, हमें इस बात का गर्व है, उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी दोबारा लागू कराने का अगर किसी के पास यश आया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आया है। और वो तीसरा फैसला धारा 370 का, जिसके साथ 40,000 निरपराध सेना के अधिकारी, जवान, जम्मू कश्मीर के सभी प्रकार के नागरिक, पूरे देश के लोगों के साथ जो हत्याएं हुई थी, उस धारा 370 के कलंक को मिटाने का भी सामर्थ्य अगर किसी में है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार में है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रधानमंत्री का। और धारा 370 क्या हटी, पूरा देश की राष्ट्रभक्ति उफान लेने लगी। पूरा देश एक साथ प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अगर खड़ा हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान वो धारा 370 के कलंक को मिटाने का था। इसलिए मैंने कुछ उदाहरण सामने दिए हैं। माननीय राकेश सिंह जी, आपने कहा कि ये विद्यालय का नाम सांदीपनि विद्यालय किया है, ये सही बात है। सीएम राइज इसका नाम था, तो सीएम राइज भाई, मुख्यमंत्री तो बनते बिगड़ते रहेंगे, सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन देश की जड़ों से जुड़कर निर्णय करने की आवश्यकता है। देश की सनातन संस्कृति के इतिहास में शिक्षा क्या होती है, शिक्षार्थी क्या होता है। एक गोकुल वृंदावन में निहायत देहात के छोटे से स्थान पर आकर के कंस जैसे महाबली पराक्रमी को उसके घर के अंदर मार करके अन्याय का बदला लेने का काम गोपाल कृष्ण ने किया था। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन उस समय का समाज कितना जागृत था, शिक्षा की महत्ता तब भी कितनी अच्छे से समझता था। जब गोपाल कृष्ण के लिए चाहते तो समाज उनको सिंहासन पे बिठाते, क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक राजा को जिसने मारा, उसके शासन का अंत हुआ, तो जो विजेता है वही तो कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस समय के निर्णय को माना। समाज ने निश्चित किया कि गोपाल कृष्ण ने काम तो बड़ा किया है, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। इसलिए शिक्षा दीक्षा के लिए मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करते हुए उज्जैनी लाए गए। उज्जैनी में